दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास ये एक डेल 3521 का बोर्ड है। क्यों पता नहीं इस वीडियो को बनाने में मुझे हंसी आ रही है क्योंकि डेल 3521 एक ऐसा बोर्ड है कि मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी इंजीनियर जो लैपटॉप रिपेयर करते हो उसने वीडियो ज़रूर बनाया होगा या कम से कम रिपेयर तो ज़रूर किया होगा। ये काफ़ी फेमस और काफ़ी जो है कॉमन मदरबोर्ड है। तो कोई भी लोड नहीं है पावर सप्लाई पर, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ऑन की कंडीशन में है कि नहीं, तो ये बात हम पता कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर से कि क्या ये ऑन होगा कि नहीं। तो मैंने इसको वोल्टेज पर कर दिया है और चेक करते हैं कि ऑन अपर वोल्टेज है कि नहीं। ऑन अपर वोल्टेज ही नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें ऑन करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फिर भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका ऑन ऑफ पॉइंट है और यहाँ से ऑन करते हैं तो कोई भी वेरिएशन पावर सप्लाई पर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ये एम्पेयर है, ये वोल्टेज है और ये हमारा मल्टीमीटर है। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है तो जाहिर सी बात है ये वोल्टेज हमारी एलडीओ की होती है। एलडीओ अभी जनरेट नहीं हो रही है तो क्या पता 19 वोल्ट बन रही है कि नहीं। तो हम कॉमन पॉइंट जो होती है सेंसिंग पॉइंट उस पर भी चेक कर सकते हैं या किसी भी हाई ड्राइव पर आप चेक कर लीजिए। तो ये 20 वोल्ट तो है, ठीक है, 20 वोल्ट बोर्ड के अंदर है। तो 20 वोल्ट सही है कि नहीं है इसको कंफर्मेशन करने के लिए आप गेट की बाइसिंग ज़रूर चेक कर लीजिए। तो ये है आपकी गेट। तो पहली की गेट ये हुई तो 8 से 9 वोल्ट के करीब यहाँ पर होती है। तो जैसा कि दिख रहा है आपको 8 से 9 वोल्ट। दूसरी वाली फेट यहाँ, सॉरी पहली फेट ये है, पहली फेट ये है। तो ये इस पर 8 वोल्ट है और इस पर भी 8 वोल्ट है, यानी दोनों की बाइसिंग बिल्कुल सही है। और ये हमारा सेंसिंग रजिस्टर है, यहाँ पर हमें 20 वोल्ट मिल गई है। तो 20 वोल्ट वाला एरिया हमारा एकदम परफेक्ट है। अब क्या बचता है? हाँ, बचता है हमारा 3-5। तो 3-5 तो ऑलवेज होती है इसमें। ना ये है, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ना हमें ये मिल रही है और ना ही ये। अब पता नहीं ये 3 कौन सी है 5 कौन सी है। इतना साल हो गया इसको रिपेयर करते करते, 100-200 से तो ज़्यादा हम लोगों ने रिपेयर किया होगा और उसके बाद भी ये याद नहीं रह पाया आज तक कि ये 3 है कि ये 3 है, ठीक है। तो वोल्टेज ये नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है 3-5 नहीं बन रही होगी। तो देखें काफ़ी इजी केस है और आप लोगों के लिए भी, जो लोग नए इस लाइन में आए हैं उसके लिए भी ज़रूरी है भाई इस तरह का केस स्टडी। उनका भी काफ़ी रिक्वेस्ट आता है। एक ने तो कहा मुझे यूट्यूब पर ही कि आप कैपेसिटर के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैपेसिटर कैसे चेक होगा, क्या होता है। तो यानी कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये भी है कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे चेक होता है, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हायर तो चलिए अलग बात है कि आप कपलिंग के बारे में जानते हैं कि नहीं या आप रेजोनेंट कैपेसिटर के बारे में जानते हैं कि नहीं, वो तो बहुत हाई लेवल हो गया। नॉर्मली आप जो कैपेसिटर होते हैं ये क्या कैसे काम करता है, कैसे शॉर्ट होती है या नहीं होती है, इसके लिए भी रिक्वेस्ट आता है कि इसकी भी वीडियो बनाइए। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ लेवल है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ कैपेसिटर के बारे में भी बताते हैं जो काफ़ी बड़े इंजीनियर सब होते हैं। तो आप उसकी वीडियो देख के भी सीख सकते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा 3-5 का एरिया है और यहाँ पर भी हमें कुछ रस्ट या कार्बन दिख रहे हैं। पावर निकाल देता हूँ मैं। अब थोड़ा सा सर्जिकल स्ट्राइक उठाएंगे तो EM लगी हुई है और पता नहीं ये क्या है बट ठीक है, थोड़ा सा कार्बन वगैरह है, चलेगा, इतना भी बुरा कंडीशन नहीं है। बट देखिए अगर जो ये फीडबैक निकला तो बहुत बड़ी कंडीशन है। फिर तो एकदम एग्जैक्ट चाहिए कि आपको क्या है क्या नहीं है और कैसे काम कर रही है। और फीडबैक के लिए ख़ास बात ये है कि फीडबैक कभी भी अपनी वैल्यू नहीं देता है। यानी फीडबैक की अगर हम रजिस्टर चेक करें तो हमें इसकी वैल्यू, ये 12 किलो ओम जो है ना, इस पर कभी यकीन मत करिएगा। ये 14 किलो ओम जो आ रही है इस पर कभी यकीन मत करिए। अगर आपको ये पता करना है कि ये रजिस्टर सही है या नहीं तो रजिस्टर को निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं अभी निकालूंगा नहीं, अभी सिर्फ मोटा मोटी व्यू हम लेंगे कि इसमें क्या नहीं बन रही है, क्या कोई रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को भी अब तक याद हो चुका होगा कि क्या क्या होती है। अच्छा इधर क्या है, इधर भी थोड़ा सा कुछ कार्बन वगैरह लग रहा है ना। तो ये है PCH वाली, सिस्टम ऑन वाली रजिस्टर, ठीक है, मजबूत है। तोड़ के देखना चाह रहा हूँ कि टूट तो नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। इसके नीचे ये कपड़ा बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन नहीं है। बाकी 3 जो आपकी PCH है उसके पीछे देख ले रहा हूँ कि कुछ है तो नहीं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि विन कितनी नंबर होती है। तो मेरे ख्याल से विन होती है इसकी 16 नंबर तो होती है 51-225 की,
इसकी कितनी होती होगी, ये विन है मेरे ख्याल से, तो 6 6 12 17 नंबर विन होती होगी। नहीं, 17 नंबर तो इसकी एल होती है 5 वोल्ट की। चलिए ये भी भूल चुके हैं हम लोग, तो मुझे भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए याद रहता है ना कि कौन सा पिन कहाँ पर है, तो काम में आसानी हो जाती है। 35 21 का बोर्ड व्यू भी है, डायग्राम भी है, अच्छी बात है। तो हमने ये 35 21 का खोल लिया है और सीधे आ जाते हैं PU 200 पर। PU 200 पर, तो ये है हमारा 3-5 का एरिया। अब विन है 16 नंबर। अच्छा 16 तो इसी का होता है, 16 उसका भी होता है 51 225 का। आइए ज़रा देखते हैं कि 16 नंबर यानी 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 12 13 14 15 16, 16 ये है, छोटा है, ठीक है। यहाँ विन आ रही है कि नहीं, तो हम इसको पावर पर कर लेते हैं और DC जैक लगा देते हैं। तो 20 वोल्ट आ रही है, बिल्कुल सही। पिन पर ज़रा भी चेक करने की गलती मत करिए। ये अगर आप लोग नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जज्बात में आकर के चेक कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा सा दूरी देखिए, ये 20 वोल्ट है, इसके बगल में ही 5 वोल्ट है और वो भी LDO। ये दोनों टकराया तो समझिए ये जाएगी, हो सकता है बोर्ड का कोई भी हिस्सा ना बचे। 3-5 भी जा सकती है, रैम भी जा सकती है, वो IO चली जाएगी, PCH भी चली जाएगी, ऐसा भी होता है। तो इसलिए दूर दूर ही चेक करिए और देख लीजिए फिजिकल सही है, जुड़ी भी है, ठीक है। या दूसरा तरीका है काम करने का कि आप जब इसको पहले यहाँ पर पिन रख दीजिए, अभी पावर ऑफ है मेरा, ठीक है, और ऑन करेंगे एक हाथ से, ठीक, देखेंगे 20 वोल्ट मिल रही है, ऑफ करेंगे, उसके बाद हटाएंगे। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनिएगा तो फिर भुगतिएगा फिर। तो अगर नहीं भुगतना चाह रहे हैं तो ये वो इस तरह से काम करिए, एक हाथ रहना चाहिए पावर सप्लाई के ऊपर, दूसरा हाथ, दूसरा पिन जो है इस पॉइंट पर रहना चाहिए, और इस तरह से काम कर हम लोग भी काम करते हैं, ठीक है। हमें जो है इस लाइन में करीब करीब 20 साल होने को है, फिर भी इतना कभी कभार क्या होता है फ़ोन पर बात करते करते उड़ता है अभी भी। तो ये हमारी गलतियों के कारण इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप इस तरह से अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि फिज़िकल अगर दिख रहा है तो ठीक है, दूर दूर से ही चेक कर लीजिए, यहाँ रख लीजिए, ठीक। अगर किसी का पॉइंट नहीं मिला, जैसे इसका पॉइंट नहीं मिला, तो स्क्रैच कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर पहले स्क्रैच कर लीजिए, उसके बाद जैसे यहाँ पर स्क्रैच किया हमने थोड़ा सा, और बस यहाँ पर रख करके हम देखेंगे क्या वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। और उसके अगर स्क्रैच पहले ठीक से कर लेना होगा आपको, उसके बाद आप चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पिन चेक करते हैं LDO के लिए। तो 13 नंबर पिन की क्या स्टेटस है, तो 6 6 12 1 13, 13 नंबर ये है। यहाँ पर आपको कितनी वोल्ट मिल रही है, 2 से 6 वोल्ट के करीब मिलनी चाहिए, तो यही नहीं मिल रही है, लो LDO ही लगता है कि शॉर्ट है कि क्या। अब मैं पावर खोल देता हूँ, सीधे आता हूँ, चेक करूँगा इसकी शॉर्टिंग। 6 6 12 1 13 शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट नहीं है तो भी ये कोई वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आपकी LDO नहीं है, ठीक है। जैसा कि थ्योरी मैंने पढ़ा है इसका कि यहाँ पर आपको 13 नंबर पर कुछ वोल्टेज होनी चाहिए, तो ये वोल्टेज नहीं है। तो अब इसमें जो LDO होगी 17 नंबर और 8 नंबर, 17 नंबर और 8 नंबर पर हमें वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी। तो 6 6 12 17 नंबर पर चेक कर लेते हैं, तो ऑन है ये, पावर डाला हुआ है, पावर नहीं डाला हुआ है। फिर से एक बार मैं पहले 13 चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 13 नंबर पर कुछ नहीं है, क्लियर है। और अब हम उम्मीद रखेंगे कि 17 पर भी नहीं होगा, नहीं है 17 पर कुछ नहीं, 0 0। और कितना नंबर था, 7 कि 8 था, 8 था। 8 पर चेक कर लेते हैं, तो 6 7 8, यहाँ भी नहीं है। तो क्या ये IC ख़राब हो चुकी है या कुछ और प्रॉब्लम है। अभी तो 3-5 हमें कॉइल पर तो मिलेगा ही नहीं जब तक हमें LDO। तो ये फीडबैक का एरिया है। फीडबैक का से क्या होता है, फीडबैक हमारी कॉइल पर वोल्टेज पैदा करता है। S5 की वोल्टेज हमें जो मिलती है बिकॉज ऑफ फीडबैक। और फीडबैक का एरिया तो अभी हम बात भी नहीं करेंगे कि ये सही है या ख़राब, क्योंकि अभी तो हमें LDO नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इस LDO को कुछ वोल्टेज हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर से हम एक 20 वोल्ट दे के देखते हैं,
क्योंकि इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। बट हम 20 वोल्ट देने से पहले हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कम कर करके वोल्टेज दिया जाए। तो यहाँ पर एक डिवाइडर बनाने की कोशिश करेंगे और डिवाइडर से हम यहाँ पर एक छोटी सी वोल्टेज डालेंगे। ठीक है, तो मैं अंदाज़न यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ऊपर ले रहा हूँ मैं 100 और नीचे ले रहा हूँ 10, और 20 से वोल्टेज उठा करके मैं डालूंगा 13 नंबर पिन पर। इसकी LDO को अनेबल करा रहा हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं कि LDO अनेबल हो रही है कि नहीं। अगर जो नहीं होती है तो 100% है कि वो IC ख़राब है, क्योंकि देखिए इसके शॉर्टिंग तो नहीं लग रहा मुझे कहीं पर। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या आपको कहीं पर शॉर्टिंग वगैरह मिल रही है। तो ये है 1000 ओम के ऊपर और ये 2 ओम आ रही है। ये तो पहले ही शॉर्ट हो गई यार, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, रेफरेंस ले नहीं पा रहा है। अच्छा, 2 वोल्ट का कंडीशन का क्या है, 2 वोल्ट भी रेफरेंस होती है। कितने नंबर पिन पर है, रेफरेंस 3 नंबर पिन पर है, तो इसको भी देखना आता है। 3 नंबर पिन को देखिए क्या है, तो 1 2 3 रेफरेंस भी ठीक है, 3 वोल्ट LDO भी ठीक है, बट ये 5 वोल्ट का एरिया ख़राब हुआ है। तो इंजेक्ट करिए यहाँ पर और पता करिए कि क्या ख़राब हुआ है। तो नॉर्मली पहले मैं कैपेसिटर ख़राब लग रहा है क्या, कैपेसिटर निकालता हूँ। मुझे तो लग नहीं रहा कि कैपेसिटर ख़राब होगा, IC ख़राब होगी। दोनों पर डाल देते हैं और एक ही बार में कंफर्म होगा। तो देखिए ऐसा केस जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर डिवाइडर बना करके वोल्टेज डालेंगे, तो इसका जो कंसेप्ट है ना, इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आपको शॉर्टिंग नहीं है कहीं पर भी और वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही है, तो आप अलग से 13 नंबर पिन पर एक वोल्टेज डिवाइडर बना करके करीब 2 वोल्ट आप डाल दीजिए, तो LDO ऑट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैंने कैपेसिटर निकाला है और पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ। अभी भी आ रही है, यानी IC नहीं बची है मेरे हिसाब से। EM इज इक्वल टू है ना, तो इसको निकाल लिया मैंने 3-5 के IC को, और अब चेक कर लेते हैं। तो शॉर्टिंग हट गई। वापस लगाते हैं कैपेसिटर को, और थोड़ा 3-5 ढूंढने के लिए मुझे टाइम दीजिए 1 मिनट का। तो मुझे मिल गई है। अब ये पता नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं है, तो मैं एक बार लगा के देखूंगा इसको। ये है पुरानी वाली, आ गई। ये वाली है पुरानी वाली जिसकी कि LDO शॉर्ट थी। अब देख लीजिए क्या नंबर है। ये है EM इज इक्वल टू FA। ठीक है, EM इज इक्वल टू FA है ये, और ये जो है EM इज इक्वल टू EM। तो इसमें हम पहला नंबर ही मैच करते हैं हम लोग। हालांकि कुछ ना कुछ तो होता होगा मतलब, लेकिन ये हम लोग जो है जब भी लगाते हैं तो पहला नंबर ही इसे मैच करके लगाते हैं। तो वो FA था, ये EM है। EM इज इक्वल टू EM। ये RT की IC होती है, रियल टेक की, और इसका पूरा पार्ट नंबर जो होगा वो यहीं लिखा होगा, RT 8205। तो देखिए RT 8205 जो है ना, बहुत तरह की IC होती है। RT 8205 का देखिए यहाँ पर क्या है, RT 8205 L है। ठीक है, RT 8205 L है, और EQ भी होती है एक, वो भी RT 8205 होती है, बट वो अलग होती है। A होती है, B होती है, C होती है, D होती है। RT 8205 में बहुत सारी वैरायटी है। सारी ऐसी एक जैसी नहीं है, सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, कुछ की सप्लाई भी अलग अलग है, कुछ पॉइंट्स पर अलग अलग होते हैं। आपको मैंने बताया होगा थियोरेटिकल क्लास में कि एक दूसरे की जगह पर चलाने के लिए क्या क्या जुगाड़ करना होता है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, ये हमारी IC लग गई है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे LDO का क्या कंडीशन है। LDO की शॉर्टिंग इसमें भी तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी निकाली वगैरह IC है, या टेस्ट करी होगी कभी किसी में। तो ये आ रही है 250 किलो ओम, 3 की वैल्यू मेगा ओम में। ठीक है, अच्छी बात है, सब चीज़ सही है। अब पावर लगाते हैं, एम्पेयर देखते रहिएगा। अरे ये अपने आप तो ऑन होता नहीं है, ये अपने आप कैसे ऑन हो गया? ये तो गर्म हो रहा बहुत तगड़ा। अब ज़रा देखें, गर्म देखिए कुछ हो रहा है।
तो हमें 3 वोल्ट मिली, 3 मिल गई एल डी ओ, 5 मिली, 5 मिल गई एल डी ओ, 2 वोल्ट रेफरेंस 1.99 मिल गई। ये सारी चीज़ें मिल गई, 3 5 बनी, 3 बन गई, 5 भी बन गई होगी। तो फिर इतना ज़्यादा क्यों उठा रहा है फिर ये भाई? तो मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पर। अब देखिए कि ये है हमारा 3 5 का कॉइल, ठीक है, 3 5 का कॉइल है ये। यहाँ पर वोल्टेज बन रही है, 3 बन रही है इस वाले पर, इस पर 5 बन रही है, तो 3 5 भी बन रही है, फिर भी कुछ गर्म हो रहा है जिसकी वजह से इतना लोड उठा रहा है। आप बाप रे, बहुत ज़्यादा उठा लिया ये तो। ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? कुछ तो है बोर्ड के अंदर जो बहुत ज़्यादा तगड़ा गर्म हो रहा है, और फाइंड आउट करना है कि क्या है। ये तो ऑटो कट हो जा रहा है, 19 वोल्ट शॉर्ट हो गई, 90 वोल्ट गया, आपने देखा ना, वो वोल्टेज ही गिर गया। तो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। हाँ, 19 वोल्ट चला गया, यानी अभी एक की शॉर्टिंग हटाई और दूसरी आ गई। ये देखिए, ये हम हार्ड ड्राइव पर चेक कर रहे हैं, अभी तो सही सलामत बन रही थी ये, फिर कैसे उड़ गई? ये लीजिए, मॉसफेट उड़ गई, जिसकी गेट भी हमने चेक करवाई थी आपको। ये इसकी गेट चेक करवाई थी ना, बट ये उड़ गई। क्यों उड़ गई भाई? पता ही नहीं चला। निकालते हैं इसको। तो 20 वोल्ट में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब शॉर्टिंग देखते हैं, शॉर्टिंग हट गई, ट्रैक पर नहीं है, बट इस एरिया में है, यानी समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। अभी मैं दोबारा लगाता तो दोबारा भी उड़ती, क्यों? क्योंकि अभी कहीं और शॉर्टिंग है जिसका नतीजा यही भुगत रहा है, यही मॉसफेट बार बार भुगतेगा। तो कभी ऐसा हो कि एक बार लगाई और बार बार उड़ रही है, मतलब एक ही एरिया की फेट उड़ रही है बार बार, तो उसकी शॉर्टिंग ज़रूर चेक कर लीजिए। ये देखिए, अभी हमें कॉम सेंसिंग पॉइंट पर जहाँ पर 19 वोल्ट बन के जानी है, पहली फेट, दूसरी फेट के बाद सेंसिंग रजिस्टर ये हमारा शॉर्ट पड़ा हुआ है। तो शॉर्ट किसकी वजह से हो गया है ये फाइंड आउट करना होगा। तो एक तो है 19 वोल्ट का एरिया, यहाँ पर हर जगह कार्बन पानी मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो ये एरिया होता है 19 वोल्ट, तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, चलिए ठीक है, ग्राउंड पर रखते हैं। देख रहे हैं हर जगह शॉर्टिंग शॉर्टिंग शॉर्टिंग। इस तरफ मैं अभी सिर्फ फिजिकल देख रहा हूँ कि कोई कैपेसिटर मुझे दिख जाए ख़राब ही। ये एरिया होता है, ठीक है, ऐसा नहीं दिखेगा। तो यानी हमें यहाँ पर मॉसफेट भी तो ख़राब हो सकती है ना, मॉसफेट भी ख़राब हो सकती है। तो मैं यहाँ पर इंजेक्ट कर रहा हूँ वोल्टेज, तो मैं इसके लिए दूसरा पावर सप्लाई अपना यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा दिखा नहीं पाऊँगा मैं आपको यहाँ पर से ट्रांसलेट कर दूँगा साउथ इंडियन मूवी की तरह। तो किसी भी एक 19 वोल्ट पर मैं इसको रखता हूँ और इंजेक्ट करता हूँ वोल्टेज। अभी 1 एम्पेयर डाला है, सॉरी 1 वोल्टेज डाला है, 1.5 एम्पेयर उठा लिया है, मतलब 1.8 वोल्ट। 2 वोल्ट डालते ही 1.8 एम्पेयर। अब मैं ग्लव्स को ओपन करना पड़ेगा, सबसे अच्छा सेंसर मेरा उंगली ही होगा। सीपीयू का एरिया ही गर्म हो रहा है, क्या गया है? गर्म तो कोर का एरिया हो रहा है, बट अभी 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो अब सेंसिंग रजिस्टर पर लगा रहा हूँ, बोर्ड को पलट दिया और अब सेंसिंग रजिस्टर से पता करते हैं। रैम का एरिया ठीक लग रहा है, 1.05 का एरिया भी ठीक लग रहा है। गर्म तो कुछ हो नहीं रही है इस तरह से, सीपीयू बड़ा तगड़ा गर्म हो रहा है। देखिए, कुछ ना कुछ लीकेज था जिसकी वजह से जो है आपका लोड ज़्यादा ले रहा था, और उसे हमें जड़ से हटाना है। तो इसके लिए ढूंढना तो पड़ेगा कि क्या है जिसकी वजह से वो गर्म हो रहा है। और असर आ रहा था 3 5 पर,
तो 3-5 का एरिया तो बिल्कुल नॉर्मल पड़ा हुआ है, ठंडा है एकदम। यहाँ कुछ नहीं है। मुझे लगता है कोई हाई ड्राइव ही गई है, हाई ड्राइव वाली ही गई है। इसी तरफ है शॉर्टिंग, ऐसा मुझे फील हुआ। और मुझे ये पता करना पड़ेगा अब की अलग जगह पर लगाते हैं। दोनों ग्लव्स खोल देते हैं, कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से, चेक करेंगे। काफ़ी मजाक हो गया ये तो। और बढ़ा देते हैं वोल्टेज, 3 एम्पेयर उठा लिया है। हाथ तो जला के राख कर देगा ये। बट अभी भी कुछ तसल्ली वाला गर्म नहीं हो रहा है। हाँ, पीसीएच का एरिया तगड़े से गर्म होना स्टार्ट हुआ है। पीसीएच तगड़े से गर्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि पीसीएच के पास वाला ही कुछ गड़बड़ हुआ है। यानी देखिए, ये जो सड़ा हुआ एरिया था, ये हमारी गलती थी कि इसको छोड़ दिया हम लोगों ने। अभी निकाल लेते हैं। हालांकि देखिए 19 वोल्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी निकाल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये 3 वोल्ट को 3 वोल्ट पीसीएच में बदलता है। यानी सिस्टम को जो है, जो S5 की जो सप्लाई होती है उसको ये S3 में बदलता है। और यही वोल्टेज हमारी आगे चल करके बायस पे जाती है और भी बहुत जगह जाती है, ठीक है। और ये है हमारा वो एरिया जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पीसीएच गर्म हो रही है। तो यहाँ पर का मुझे ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। यानी ये जो देख रहे हैं आप जंपर पॉइंट, इसको हमें क्लीन करना होगा। तो कैसे क्लीन करें? हो गया क्लीन। और अब चेक करेंगे शॉर्टिंग आ रही है। यानी इसको क्लीन करने के बाद शॉर्टिंग एकदम पूरी तरह से हट जानी चाहिए थी। आ रही है, यानी इसी एरिया में शॉर्टिंग है कंफर्म। ये तब के लिए है जब ऐसी कन्फ्यूजन आ जाए कि हर कुछ गर्म नहीं हो रहा है, पीसीएच का एरिया गर्म हो रहा है। पीसीएच पर तो 19 वोल्ट जाती ही नहीं है, बट पीसीएच के रेगुलेटर पर ज़रूर जाती है। पीसीएच के रेगुलेटर पर जाती है। अभी इसकी हाई ड्राइव को निकाल रहा हूँ मैं। सीधे आंख बंद करके हाई ड्राइव को निकालूंगा, उसके बाद 2 इस कैपेसिटर को निकालूंगा। तो चाहे तो पहले कैपेसिटर निकाल लीजिए, ठीक। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसके अंदर ये हाई ड्राइव ये वाली शॉर्ट है। अभी कंफर्म हो जाएगा। निकाल दिया मैंने इसको, हाई ड्राइव को निकाला है। और अब हम पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग हट गई। शॉर्टिंग क्या थी? कैपेसिटर नहीं थी, ठीक है। यानी जो मेरा गेज था वो बिल्कुल सही था। यानी ये है मॉसफेट जो शॉर्ट हो गई थी। अब ये क्यों हो गई, कैसे हो गई, मुझे भी नहीं मालूम। तो इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये है आपका ड्रेन का एरिया, सोर्स से ये भी बोल रही है, जिसकी वजह से पूरे 19 वोल्ट शॉर्ट थी। एक चीज़ यहीं से लगे हाथ कंफर्म कर लेते हैं कि पीसीएच की वैल्यू क्या आ रही है। तो 4-5 ओम के करीब आ रही है, तो सही है। अभी शॉर्ट नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, जान बाकी है अभी। तो इस दोनों को वापस लगा देते हैं। और एक एन चैनल और एक पी चैनल, दोनों चीज़ चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, ये तो लग गया। अब हमें चाहिए एक हाई ड्राइव का एन चैनल, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये डेल 4010 का बोर्ड है, स्क्रैप है मेरे पास। अब ये डुअल तो नहीं है, देख लेते हैं खोल करके। अच्छा, ठीक है। तो ये मॉसफेट है, इसको लगा रहा हूँ मैं। नंबर कुछ अलग है। और एक चाहिए होगा पी चैनल। ये तो एन चैनल है हाई ड्राइव के लिए। 1.05 का एरिया शॉर्ट था, इसलिए पीसीएच गर्म हो रही थी। अच्छा खासा हो गया था ये। फिर क्या थोड़ा सा लोड ज़्यादा ले रहा था। तो लोड ज़्यादा क्यों ले रहा था पता चल गया ना। ये एरिया प्रॉब्लम था ही इसमें।
ये अगर मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आता तो कस्टमर के पास पक्का कुछ दिन के बाद आ ही जाती। अच्छा था कि मेरे पास ही आ गया, कम से कम रिपीट तो नहीं आएगा। ठीक है, ये लग चुका है। अब जो ये मैंने पॉइंट निकाला है, जंपर पॉइंट, इसको मैं लगा देता हूँ वापस। क्लियर है, सिर्फ कनेक्ट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। तो ये हमारा फिट भी लग गया, शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है, देख रहे हैं ओपन वैल्यू आ रही है। अब बचा ये हमारा जो उड़ा था। क्यों उड़ा था? बार बार ये उड़ेगा हमेशा जब तक आप शॉर्टिंग नहीं निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मॉसफेट तो गया, ठीक, और ये भी मॉसफेट गया। अब मुझे एक पी चैनल, ये बड़ा मुश्किल है, पी चैनल मुझे मिलेगा कि नहीं, इस बोर्ड में तो होना चाहिए। ठीक है, 44 35 मिल गया। वहाँ पर 4407 थी, आप भी देख रहे हैं 48 35 ही है। 48 35 डी 4407 की जगह पर लगा रहा हूँ। तो लैपटॉप नॉट ट्रिगरिंग में बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो एक रीज़न ऐसा भी हो सकता है जिसमें शॉर्ट सर्किट आप जिसको कह सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट वाले केस में लैपटॉप ट्रिगर नहीं होगा, और ट्रिगर का तो पूरा मतलब मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि ट्रिगर एक्चुअली किसको कहते हैं। ये सीधी सी बात है, बत्ती नहीं जल रही है, ऑन नहीं हो रहा बोर्ड। हाँ, तो जो बत्ती नहीं जल रहा है और इन्हें बत्ती जलने को ट्रिगर नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि बत्ती जल गया तो आप ट्रिगर कह देंगे उसको। ट्रिगर का नतीजा होता है बत्ती जलता है। ट्रिगर क्या होता है ये तो मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया है। ट्रिगर का नतीजा होता है जो बत्ती जलती है, पर ट्रिगर वो नहीं होता है कि जो बत्ती जल रही है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 48 35 डी लगाई है। ये आपस में शॉर्ट नहीं आ रही है, बिल्कुल सही, पहली वाली भी नहीं आ रही है। यहाँ पर और सारी एरिया सही है। अब कुछ नहीं करेंगे, सीधे पावर लगा देंगे। अब जो होना होगा होगा। ठीक, पावर लगाते हैं, एम्पियर देखते रहेंगे। अब लगता है लोड सही लिया है, 0.3। अब हम चेक करेंगे भाई हर चीज़। क्या चेक करेंगे? सबसे पहले 20 वोल्ट चेक करेंगे। ठीक, 20 वोल्ट बन रही है कि नहीं? 20 वोल्ट बन रही है, 19 वोल्ट बन रही है, 3 5 S5 बन रही है, 5 बन रही है, 3 बन रही है। फिर शॉर्ट हो गया। अरे यार, ये लगता है कि सुधरेगा नहीं। मुझसे ही तो कुछ गलती नहीं हो रही है, ये टच हो जा रहा होगा, हो सकता है, लेकिन टच तो हुआ नहीं है, बस अलग से रखा था। फिर उड़ा क्या इस बार? उड़ क्या रहा है? फिर 19 वोल्ट उड़ गया। अरे यार, फिर वही उतना सामान उड़ रहा है बार बार। ये सही नहीं है, अब मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं फिर से वही मॉसफेट और फिर से वही मॉसफेट दोनों चेंज करूँगा। और इस बार मेरे पास चूँकि पी चैनल नहीं है तो मैं उस पी चैनल को चेंज नहीं करूँगा। वो शॉर्ट है ही, पास कर जाएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी। अब ऑफिस पहुँचूँगा तब मैं ढूँढूँगा पी चैनल और लगाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको किसी तरह से ऑन कर लेता हूँ, इतना ही बहुत होगा मेरे लिए अभी। 35-21 का बोर्ड मुझे पानी पिला रहा है, आप लोग भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो
चलिए बस एन चैनल में लगा रहा हूँ। ये जो फिर से उड़ गया है, लगता है मुझसे ही कुछ गलती हो रही है, और ये गलती इंसान से होती है। मुझे लग रहा है कि टच हो जा रहा है बार बार कुछ चेक करने में, और इस बार मुझसे ये गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर कुछ और प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये उड़ रहा है तो फिर नहीं कुछ कह सकते हैं, बट मैं इस बार चेक ही नहीं कराऊंगा आप लोगों को। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बस सीधे ऑन करा के दिखाऊंगा। केस स्टडी डन। अगर इस बीच में उड़ गया तो फिर रूट ढूंढेंगे किस वजह से ये उड़ रहा है। ठीक है, तो फिर से चेंज किया, और इस बार मॉसफेट को नहीं चेंज करेंगे जो ये शॉर्ट हो गया। फिर से दिखा देता हूँ मैं। अभी जो 35 लगाई मैंने, बीप बोल रही है तो बीप बोलने दीजिए, मैं चाह ही रहा हूँ बीप बोले। ये कितना चेंज करेंगे, पावर डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर उड़ गई। वाह, यानी एक बात तो तय है कि अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बची हुई, और वो प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरी 3-5 की आईसी हो सकती है कि प्रॉब्लम हमारा यही एरिया हो जहाँ पर ये उड़ रही है। तो चूँकि उड़ने का रीज़न तो जान रहे हैं आप कि 1.05 वोल्ट उड़ रही है। 1.05 किस लिए होती है? 1.05 होती है इस पीसीएच के लिए। तो पीसीएच शॉर्टिंग एक रीज़न हो सकता है, बट 5 ओम है तो इसको शॉर्ट भी नहीं कह सकते। एक ये रेगुलेटर है और ये यहाँ पर कार्बन है, तो एक ये रेगुलेटर भी हो सकती है। तो चलिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं फिर से एक बार इसको लगाता हूँ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधे मैं कंक्लूजन पर आ जाऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम निकली है वो हाई ड्राइव और लो ड्राइव दोनों ख़राब थी, जिसके कारण ये हाई ड्राइव बार बार शॉर्ट हो जा रही थी। अभी कंडीशन ये है कि पावर लगाते हैं। ठीक है, लोड देख रही है, और मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं चेक कराऊंगा। अच्छा, जो पी चैनल वाली मॉसफेट है वो शॉर्ट है अभी भी। मैं सिर्फ सेंसिंग जो जंपर पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज चेक करा रहा हूँ। यहाँ पर 20 वोल्ट है। ठीक है, अब मैं बोर्ड को सीधा ऑन करता हूँ, तो ऑन इधर से भी हो जाएगा। ये है इसका ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर भी। ठीक है, तो ग्राउंड से रख करके इसको ऑन करते हैं, तो 15 तक जा रहा है बस। तो 15 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर से एक फेट निकाला है, और ये फेट पर कुछ ज़्यादा ही कार्बन मुझे दिख रहा था। इसको मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। अब मिट्टी मिट्टी जैसा लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अभी बरसात का दिन भी है, जुलाई अगस्त के मौसम में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। और लैपटॉप के फील्ड में जितने लोगों से हम लोग बात करते हैं, वो एक बात हम लोगों से बार बार कहते हैं कि अभी बरसात आएगा तो काम थोड़ा सा राइज होगा। लोगों का लैपटॉप भीग जाता है और काम आना स्टार्ट होता है। तो इसी तरह के काम आते हैं। लैपटॉप थोड़ा सा गीला हो गया होगा, मॉइस्चर चला गया होगा। अब मैं इसको लगा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, क्या थी पता नहीं, एन चैनल थी, एन चैनल लगा रहा हूँ 8884। गेट भाई सही से लग जाना खाली। सोर्स में तो बहुत सारी पिन है, ड्रेन में भी। और कंफर्मेशन के लिए आयरन लगा देते हैं एक बार। ठीक है, अब देखना है कि उड़ता है कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट भी एक रीज़न होता है। यहाँ पर 19 वोल्ट आ रही होती है, और डिवाइडर के थ्रू इस एरिया से 3 वोल्ट पीसीएच की बनती है इस एरिया की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन नज़र आया था इस कैपेसिटर पर, इसको भी हटाया, लेकिन वो ख़राब नहीं था। बट अब रहने देते हैं। अब सीधे मैं पावर डालता हूँ, और ये लोड है अब, और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। रैम नहीं लगी हुई है।
ये कितना उठाया, ये बड़ा कम सा उठा रहा है ये। अब क्या चाहिए इसको, पीसीएच बन रही है। पीसीएच की वोल्टेज ही नहीं बन रही है भाई। ये तो मैंने लगा दिया ठीक ठाक से, बट इसकी वोल्टेज नहीं बन रही है। जब ये नहीं बन रही है तो कोर तो बनेगी ही नहीं। कोर नहीं बनेगी, वीसीसी एसए का क्या कंडीशन है, कुछ नहीं बनेगी। क्योंकि ये वोल्टेज जब बनेगी पीसीएच वाली 1.05, देन हमारी आगे की कार्यक्रम स्टार्ट होगी और वीसीसी एसए वगैरह आपकी बनेगी। तो ये क्यों नहीं बन रही है, ये देखना होता है। तो ये हमारी रेगुलेटर है, ठीक है। कार्बन तो था यहाँ पर, ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ये इसी की वजह से दिक्कत नहीं है। तो डायग्राम खोलना होगा और देखना होगा कि क्या ये आईसी बची है या नहीं बची है। और इसकी मुझे सिर्फ एक पॉइंट चेक करनी है कि अनेबल आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो डायग्राम खोलना होगा। तो डायग्राम तो है ही, ये डायग्राम है हमारा। डायग्राम में लिखेंगे PU500 देन टाइप करेंगे। इसमें 3 नंबर पिन चेक करेंगे अनेबल आ रही है कि नहीं। अगर अनेबल आ रही है तो सीधी बात है आईसी ख़राब हो चुकी है या इसकी फीडबैक वगैरह सब चेक करना पड़ेगा। तो पावर लगाते हैं और ऑन करते हैं। एक बार पावर लगाया और ऑन करते हैं। ऑन करके सीधे रखते हैं वोल्टेज चेक करने के लिए अनेबल की 3 नंबर। तो ये है हमारी 3 नंबर अनेबल। कहाँ गया, तो ये है हमारी 3 नंबर, है ना। 1 2 3। यहाँ पर वोल्टेज अगर मिल रही है तो समझिए मिल रही है, उसके बावजूद भी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो एक रीज़न हो सकता है कि इसकी फीडबैक ख़राब हुई है या खुद ये आईसी ख़राब हो गई है। यहाँ पर भी कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं छेड़ेंगे, बार बार उड़ रहा है ये। तो अब तो नहीं उड़ रहा, वैसे देख रहे हैं आप भी, इधर उधर टच हो गया। मेरा पिन भी हिल रहा है, इसका टाइट कर देते हैं। तो APW8828 ये मुझे ढूंढना होगा। APW मुझे लगता है मेरे पास ग्राफिक के एरिया में किसी में लगी हुई है ये भी। ये कौन सा एरिया है, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। 3521 में ये 2 आईसी होती है, एक ग्राफिक के लिए भी एक ही आईसी होती है। PU LA100 पर भी यही आईसी लगी रहती है। तो जब नॉन ग्राफिक बनाते हैं तो ये आईसी निकाल लेते हैं, फ्यूचर में काम आ जाएगी। देखिए ये क्या है, ये है 51211। दिख रहा है आपको, साफ़ नहीं है, मैं साफ़ करूँगा पहले तब दिखाऊंगा आपको। दोनों लाइट जल रही है। अब देखिएगा, एस लिखा हुआ पहला और 51211 ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 51211। तो ये दोनों आईसी मुझे जहाँ तक लगता है एक ही है। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये तो बहुत मुश्किल काम होता है कि एकदम सेम आईसी हर वक्त तैयार हो आपके पास। तो ये सब भी काम आता है। थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है बट चलेगा। क्योंकि आखिरी गोली है तो मैं चाह रहा हूँ कि अब पता नहीं ये मिलेगी कि नहीं आईसी अच्छे से लग जाए।
और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो कि पता चले लगते ही शॉर्ट हो गई। ठीक है, लग गई है, क्लीन अच्छे से नहीं हो रहा है, अब थिनर ख़त्म हो गया। तो देख रहे हैं जैसा कि ये लग चुकी है। अब पावर डाल दिया, ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन किया। कोई लेआउट तो उठाया नहीं, देखे एक बार 3-5 बन रही है कि नहीं। तो 3 बन रही है, 5 भी बन रही है। ठीक है, अब सीधे ऑन करते हैं, ऑन ऑफ पर चेक कर लेते हैं वोल्टेज है कि नहीं। तो ये है ऑन ऑफ का स्विच, 3 वोल्ट बन रही है। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। फिर शॉर्ट हो गई, ये ख़राब है, ऑन हो करके शॉर्ट हुई है। यानी इस एरिया में कुछ न कुछ बहुत ही ख़तरनाक लोचा है। तो चलिए मैं बढ़ जाता हूँ एक बार, और जो भी निकलता है मैं आपको सीधे सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने 88 इज इक्वल टू लगाई है। तो आपने देखा कि APWP सेम होती है। वो TPS वाली मुझे लगता है कि वो गलत हो गई थी। TPS वाले ऐसी नहीं लगानी है, वो गलत है, इसलिए वो इस बार उड़ा है, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ जल्दबाजी के चक्कर में। चूँकि मेरे पास 10-12 बोर्ड है करने के लिए, तो ज़्यादा हेस्ट जो है ना, ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो आपके काम को और बढ़ा देगा। तो मैंने जल्दबाजी में वो गलत लगा दिया IC। तो 88 इज इक्वल टू लगेगी, और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया ठीक तरीके से। तो मैं क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर नहीं। अब मैं जो P चैनल की जो फेट उड़ी हुई है उसको मैं अब लगाऊंगा। आपको नंबर सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्लीन कर दे रहा हूँ। ये देखिए 88 इज इक्वल टू FD लगाई है, और यहाँ पर जो ओरिजिनली लगी भी थी वो आपने भी देखा, यानी ये दोनों IC सेम होती है। अभी मैं आपको ऑन करके डिस्प्ले करके ला के भी दिखाऊँगा। ये देखिए APW की 8828B सेम होती है, और 88 इज इक्वल टू भी सेम होती है। ठीक है, 88 RT की IC होती है, और ये IC APW की होती है। तो अब इस एरिया से शॉर्टिंग हट चुकी है। अब मुझे वो फ्लैट वाली तो मॉसफेट मिली नहीं, तो मैंने यहाँ पर जो है FDS की लगा दी 3880। ये भी N चैनल की मॉसफेट होती है, तो चल जाएगी। अभी बार बार ये उड़ जाती है, जब भी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो यही उड़ेगी। तो अभी लगी हुई थी यहाँ पर 4835। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। ये तो शॉर्ट है, तो शॉर्ट है तो 19 वोल्ट बन जाएगी, बोर्ड ऑन भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, बट बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम होगी। अभी जब को मैं दिखाता हूँ आपको ऑन करा के। तो ये अभी मैंने पावर डाला इसके अंदर। ठीक है, पावर डाला, कोई लोड नहीं लिया। अब ऑन कर रहा हूँ मैं, ऑन हो गया बोर्ड। ठीक है, अब रैम नहीं लगी हुई इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट सब कुछ ठीक है। बट ऐसे करके मैं भेज दूंगा अगर, तो फिर वापस आएगा, किस लिए? प्लग इन नोट चार्जिंग के लिए। तो प्लग इन नोट चार्जिंग को हम दूर करेंगे कैसे भाई? कि ये गेट की बाइसिंग नहीं होगी तो करंट सही नहीं जाएगी, करंट सही नहीं जाएगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी तो कस्टमर दोबारा भेजेगा, दोबारा ना भेजे, इसलिए सारा चीज़ हम यहीं से चेक कर लेंगे अपने एंड पर। क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड रिसीव होता है ना, वो इसी तरह का बोर्ड आता है, सिर्फ बोर्ड। अब बोर्ड में कीबोर्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, टच पैड चलेगा कि नहीं चलेगा, वो बात की बात है। जब नहीं चलेगा कोई चीज़ तो फिर पूरा सिस्टम भेजेंगे मेरे पास। लेकिन ज़्यादा उम्मीद रहती है कि मैं अपने एंड पर भी जितना चीज़ चेक हो पाता है, अब जैसे टच पैड कीबोर्ड तो बिल्कुल नहीं चेक कर पाऊँगा मैं। ठीक है, स्क्रीन तक में डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, कोशिश करते हैं जो ऑलमोस्ट मॉडल का जिसका होता है मेरे पास, उसको हम चेक कर लेते हैं। और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे देखिए मैंने काम किया है 19 वोल्ट के एरिया में, ये कॉइल भी हिल रहा है यार। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट सर्किट का वजह हो सकता है, इसको निकाल देते हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, कैसे हिल रहा है, ये दांत की तरह हिल रहा है, बूढ़े के दांत की तरह। निकालते हैं इसको, ये ठीक नहीं है। क्या होगा कि इसकी वजह से भी सम टाइम 19 वोल्ट बनेगा, सम टाइम नहीं बनेगा, फिर कस्टमर मेरे पास भेजेंगे। इससे अच्छा है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ से इन हो रहा है, इधर से इन हो रहा है डीसी जैक से, और इस कॉइल से हो करके इधर जा रहा है, तब पहली फेट पर जा रही है। ठीक है, ये पहली फेट है, तो इसलिए इसको जो है, कैसा है ये हिल क्यों रहा था? टांग हिल रहा है क्या इसका? ये अंदर का ही माल हिल रहा है। ठीक है, अंदर का ही हिल रहा है, तो ये नहीं चाहिए भाई। कोई अच्छा सा
है कॉयल तो लगा देता हूँ, होना तो चाहिए मेरे पास। स्क्रैप बोर्ड भी है काफ़ी तादाद में यहाँ पर। सेम मिल गया है कॉयल, ये नहीं हिल रहा है। तो हिलना डुलना खुद एक शॉर्ट सर्किट का वजह हो सकता है, अवॉइड करिए, क्या पता वो अंदर से टूटा हुआ हो। कॉयल ही है, आप यहाँ पर एक जंपर वायर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट वो जो हिल रहा था ना वो थोड़ा सा डेंजरस है। काफ़ी एरिया पर काम हो गया इसके। ये सब देखिए पोस्पेरिटी है कि आपकी रिपीट आने का चांसेस कितना परसेंट है। रिपेयर तो बहुत सारे लोग कर देते हैं और सीधे आंख बंद करके भेज देते हैं, फिर रिपीट आएगा। किस केस के लिए भाई, कि कभी ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, वो किस वजह से हो सकता है, वो इस हिलते डुलते कॉइल की वजह से। आप देखिए नहीं हिल रहा ना, अब हिला रहे हैं तो नहीं हिल रहा है, तो यानी इस कॉइल की वजह से भी वो प्रॉब्लम आ सकती थी, जिसका जो अभी ये मैंने अभी चेंज किया। ये देखिए इसका टांग हिल रहा है अंदर से, आपको हिला के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी इसमें पेस्ट चिपक गया है, ये देखिए अभी भी हिल रहा है, लेकिन ठीक है ये अभी भी हिल रहा है, कुछ तो है इसके अंदर प्रॉब्लम। तो चलिए ठीक है, इसकी वजह से भी रिपीट आ सकता था। दूसरा केस क्या है कि अगर मॉसफेट की आपने नहीं चेक करी इन आउट शॉर्ट है कि नहीं, तो उसके वजह से भी आ सकता है। बोर्ड तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई शॉर्ट वाले मॉसफेट से भी ऑन है। तो अभी मेरे पास पहले जो था 48-35 था, अभी 44-23 है, तो दोनों पी चैनल होती है। अरे यार ये भी तो शॉर्ट है, कहाँ से लाऊं अब, काफ़ी मुश्किल है, ख़राब है चिमटी। तो कहीं और से मुझे जुगाड़ करना होगा। बाहर चेक कर ले इसको एक बार, एकदम ख़त्म है। चलिए अब काफ़ी सारी तादाद में मुझे निकल चुकी है मॉसफेट, अब बोर्ड के अंदर तो बचा नहीं है, नहीं बचा है। मैं अपने स्टॉक में देख लेता हूँ, शायद अगर मुझे मिल जाए, छोटी बड़ी कुछ भी मिल जाए टांग देंगे। 4466, ये कौन सी है, 4407, बिल्कुल मिल गई। 4407 यहाँ पर लगा देते हैं, जो थी पहले। ये क्या आ गया इसके साथ, डायोड आ गया। तो ये शॉर्टिंग नहीं चेक करिए इसकी, अब लगाने के बाद ही चेक कर लेंगे। तो अभी काम फिनिश कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऑफिस पहुंच कर मुझे फिर पी चैनल की ढूंढनी पड़ती, फिर लगानी पड़ती। अगर गलती से ऐसे भेज देते, ऐसा तो गलती नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि अगर जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन हो जाए कि भेज दूं, तो फिर मुझे लगता है कि ये केस वापस आएगा चार्जिंग की प्रॉब्लम के लिए। क्लियर है। अब इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो 4407 अब नहीं, अभी पी बोल रही है, क्या है यार ये, आगे तो शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, किसकी वजह से शॉर्टिंग आ रही है, ये खुद शॉर्ट है क्या, मानना पड़ेगा। सारी मॉसफेट शॉर्ट कैसे रखी हुई है मेरे पास, कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है उठा करके रख दिया, जैसे यहाँ पर अभी काम कर रहा हूँ, फेंकता जा रहा हूँ, एक बार उठा के रख दिया, काफ़ी दिन के बाद ऐसा भी होता है कि मुझे याद नहीं रहा कि अच्छी है ख़राब है, यानी ये गलती नहीं करना। अब बाहर चेक कर लेते हैं। यार सचमुच ये बहुत बुरा हो रहा है, शॉर्ट ही है। अब तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मुझे मेरे पास यहाँ पर मिलेगी कोई। 44-23 मुझे एक यहाँ मिली, और ये क्या है 34-23 है। इसको मैं पहले भाई चेक कर ले रहा हूँ, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ अब मॉसफेट चेंज करते करते, ठीक है। तो बाहर में ही पहले मैं चेक कर रहा हूँ। ये भी शॉर्ट है, ये लो, सारी एन पी चैनल की मॉसफेट शॉर्ट मेरे पास रखी हुई है। क्या है, ठीक है, होता है समटाइम ऐसा भी। कहाँ मिलेगा मुझे, खराबी क्या है कि सारी जो ना एन चैनल तो बहुत मिल जाती है, पी चैनल
अखिलेश यादव का बोर्ड मिला है मुझे, देखूं 9612, तो ये तो हो गई DC इनके लिए। छोटी वाली लगी हुई है P चैनल यहाँ पर, और दूसरी तो N चैनल होती है बड़ी वाली। किसी बोर्ड से मैं बोरो ले लेता हूँ भाई कुछ देर के लिए। तो बड़ी ही मुश्किल से मुझे एक P चैनल मिला है, और ये बीप नहीं आ रही है, किसी बोर्ड से ही मिला मुझे। और इसकी ड्रेन की करंट सेम होगी या नहीं होगी पता नहीं। ये 4800 क्यों रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ये ठीक है। तो ये जो फेट है इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, और नंबर देखिए आप, नंबर है FDS 4435BZ। बहुत पुराने बोर्डों में आती थी, कोर टू डी और डुअल कोर के बोर्डों में इस तरह की फेट आया करती थी, ठीक है। अब कुछ नहीं मिला तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लगा दो। और सिर्फ गेट की बाइसिंग मुझे चेक करनी है, अगर सही है 8 वोल्ट आ रही है तो ये काम कर जानी चाहिए। यानी अगर मुझे एक डब्बा बनाना पड़ेगा जिसमें ख़राब ई वेस्ट को रखेंगे हम, और कभी सरकार का छापा, चूँकि नेहरू प्लेस में छापा पड़ता है और पूछा जाता है हम लोगों से कि ई वेस्ट कहाँ फेंकते हैं, तो हमें जवाब तैयार रखना होता है कि हम कहाँ फेंकते हैं। तो ई वेस्ट का मुझे एक डब्बा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जितनी ख़राब अभी आईसी निकाली है मैंने, जितनी आईसी शॉर्ट हुई है, इसको मैं कहीं यहाँ पर तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे फेट वगैरह पड़ी होती है। तो ये कभी कभार क्या होता है कि जब साफ़ कर रहे होते हैं सेटअप को तो पता चलता है कि पता नहीं ठीक होगी या ख़राब होगी, तो इसको उठा करके वापस जगह पर रख दिया या किसी जगह पर रख दिया, तो गलतियाँ हो जाती हैं। इंसान है, इंसान से तो गलती होती है, ठीक है। अब बीप नहीं आ रही है, और अब हम पावर लगाएंगे और सिर्फ और गेट की बाइसिंग चेक करेंगे। तो ये हमने लगाया पावर, ठीक है, कोई लोड नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो लोड ले रहा था यानी कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे पावर सप्लाई में लोड नहीं लेता है। यहाँ पर 8 आ रही है, मैं किसको चेक कर रहा हूँ, मैं कुछ है तो नहीं यहाँ पर, बहुत ही डरा हुआ है भाई, इतनी फेट चेंज कर दी है। तो ये आ रही है गेट की बाइसिंग 8, सही है। तो यानी अब हमें वोल्टेज जो मिल रही है सही होगी, अब चार्ज भी कर जाएगी। अब एक बार फाइनली रैम लगाते हैं, पावर निकाल दिया है, और इसमें तो मुझे कहीं पर डिस्प्ले दिखाऊंगा नहीं, ना दिखा सकता हूँ मैं। तो ये रैम लगाई मैंने अपनी, ऑन करूँगा, ऑफ़ करूँगा। ऑफ़ करने के बाद अगर दोबारा ऑन हो गया अपने से तो समझ लेंगे कि डिस्प्ले आ चुका है। तो मैंने ऑन किया, ऑन हुआ नहीं हुआ, ऑन किया, ऑन हो गया। पावर निकाल लूँगा, फिर से पावर लगाऊंगा और फिर से ऑन करूँगा। अब जो ऑन होके ऑफ हुआ फिर रीस्टार्ट हुआ तो हो गया, लगता है कि काम बन गया, ठीक है। समटाइम 2 या 3 बार भी होता है, और चूँकि डिस्प्ले इसमें स्क्रीन पर ही दिखेगा तो ठीक ठाक वेरिएशन लोड ले रहा है। 3 बार रीस्टार्ट हुआ, सीमो सेल नहीं है। अब 300 मिली एम्पेयर पर आके 300 मिली एम्पेयर पर आके रुक जाएगा, डिस्प्ले आ चुका। तो देखा दोस्तों कि 3521 भी थोड़ा सा दम रखता है। अगर क्या होता है कि सम टाइम आपको अपना एक्सपीरियंस काम आ जाता है। इस फेट की वजह से बार बार ये आईसी उड़ रही थी मेरी 19 वोल्ट, और ये उसी में ख़राब हुई होगी। जब 19 वोल्ट उड़ती है तो जाहिर सी बात है, उड़ा है तो 19 वोल्ट चाहे तो आईसी के अंदर घुसती है या ग्राउंड पूरा आ जाता है, तो जिसकी वजह से आईसी ख़राब हो चुकी थी, अनेबल आ रही थी और ऑट नहीं करी थी ये। तो बार बार कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो हाई ड्राइव लो ड्राइव दोनों को चेक कर लीजिए। इसकी करंट थोड़ा सा सेंसिटिव होती है, ये वाली मतलब अलग टाइप की भी होती है। इसके देखेंगे ड्रेन कांस्टेंट करंट अलग होती है और हाई ड्राइव की ड्रेन कांस्टेंट करंट अलग होती है। तो मुझे उम्मीद है
कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस केस स्टडी से। तो जैसा कि दोस्तों आखिर में मैं आप लोगों को एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जैसे अभी अगस्त आने वाला है और अगस्त में हमारा हर साल 15 अगस्त का जो है इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र निकलता है और इसमें हर बार एक यूनिकनेस होती है कि हर बार वीडियो की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती रहती है। और वीडियो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो जैसे रैम डिसेबल हो गया या लेटेस्ट मी को कैसे करेंगे, CSME को कैसे करेंगे, केस स्टडी हो गए, बहुत सारी चीज़ ऐड ऑन होती रहती है, इसलिए बढ़ती रहती है। क्योंकि मैं देखिए आपके लिए बना ही रहा हूँ वीडियो, प्लस मैं कुछ और ख़ास वीडियो बनाता हूँ जो काफ़ी डिफ़िकल्ट केस होते हैं और अगर वो मैं सॉल्व करता हूँ तो उसकी कैप्चर को मैं नहीं डालता हूँ। बात दरअसल यही है, क्योंकि उस लेवल को पहुंचने के लिए अभी जैसे मैं SKU की बात करूं, SKU ID या जो अगर मैं आपको CPU ID की बात करूं या ISH की बात करूं कि ISH कहाँ पर चेक होता है, कैसे चेक होता है और क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो आप नहीं समझ पाएंगे। जिसने पढ़ा होगा बस वही लोग समझ पाएंगे। तो आप भी अगर पढ़ लेते हैं ये सारी चीज़ें तो फिर वो भी आपको मिल जाएगा, वो सारे केस स्टडी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस ऑफ़र में तो आप नीचे जो नंबर दिख रहा है आपको, आप इस पर कांटेक्ट करके हमसे पता कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके आप व्हाट्सएप सेव करिए, क्योंकि मैं और दिलदार दोनों इतने बिजी होते हैं कि 5-5 दिन के बाद भी हम लोग जवाब देते हैं क्वेरी का। जो भी पूछा गया है वो क्वेरी का जवाब हम 5 दिन के बाद भी व्हाट्सएप पर दे देते हैं। बट फ़ोन कॉल हम रिसीव इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिन के टाइम पर मैं ऑफलाइन ऑफिस में पढ़ा रहा होता हूँ या रिपेयर कर रहा होता हूँ, जिससे मुझे फुर्सत नहीं मिलती है फ़ोन उठाने की। रात में अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो 2 बजे रात के 1 बजे 2 बजे रात में फ़ोन करिए या इसके बाद करिए, क्योंकि रात में भी मैं क्लास ले रहा होता हूँ ऑनलाइन वाली और सम टाइम मैं केस स्टडी बना रहा होता हूँ। तो फ़ोन पिकअप करने का टाइम नहीं होता है, ये मेरी मजबूरी है, इसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा मुझे। और व्हाट्सएप कर दीजिए, क्वेरी करना है तो क्या प्राइस है, क्या ऑफ़र के साथ आने वाला है, तो ये आपको अगस्त में आपको मिलेगा। अब मिलेगा तो पहले नहीं, पहले क्वेरी कर सकते हैं क्या प्राइस है, क्या चीज़ है, सब चीज़ बता दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें बेशक व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको खींच लूँगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम सीखते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे और इसी तरह से हमें प्यार करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी बड़े वीडियो बन रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह की प्रॉब्लम मिल रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक रिपेयर नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं भी सीखता रहूँगा और आपको भी सिखाता रहूँगा। तो इसी तरह से प्यार देते रहिए और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए ना करिए, शेयर ज़रूर करिए कि किसी गरीब का भला हो जाए, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे सीखने के लिए, कम से कम वीडियो तक पहुँच जाएँ और वो देख करके सीख लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।